हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी आईएफ चैनल पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्क्रीनिंग के टेस्ट के बाद फिर क्या होता है। तो स्क्रीनिंग जब टेस्ट हो जाता है आपका, तो आपका 2-3 घंटे में रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। उसके बाद आपको नए चेस्ट नंबर फिर से अलाउ कर दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन होते हैं उनको नए चेस्ट नंबर अलाउ मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको शाम को मिलेगा या तो PIQ फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, या आपको सुबह देंगे वो नेक्स्ट डे। और जब आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइम फॉर्म दिया जाता है तो उसके पहले आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आप इसी टाइम के अंदर ये फॉर्म फिल कर लें। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हमें अपना PIQ फॉर्म फिल करना चाहिए। चयन बोर्ड संख्या, सिलेक्शन बोर्ड, वो जैसे कि आप जाएंगे वहाँ पर बोर्ड में तो वो खुद ही बता देंगे कि 18 सिलेक्शन बोर्ड है। जैसे कि ये इलाहाबाद का है तो ये 18th SSB इलाहाबाद है। और ऐसे ही बैच नंबर वो आपको बताएंगे। चेस्ट नंबर आपका आपके चेस्ट पे होगा। और UPSC का रोल नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए, जो कि एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। तथा आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुस्पष्ट अक्षरों में अपना नाम लिखें, जो कि आपने हाई स्कूल के मैट्रिक्स में लिखा था। हाई स्कूल या मैट्रिक्स के प्रमाण पत्र पर जैसा कि लिखा है वैसे ही आपको सुस्पष्ट अक्षरों में अपना नाम लिखना है, एकदम क्लियरली, जैसे कि इधर हमने मेंशन किया है अपना नाम पूरा। और फिर उसके बाद में पिता का नाम, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर अपने पिता का नाम आपने जैसे लिखा वही यहाँ पे लिखना है। और उसमें कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं है, और ना ही स्पेलिंग मिस्टेक हो। एकदम क्लियरली लिखिए, एकदम क्लीन। फिर 4 नंबर पे बोल रहे हैं अधिक समय का आवास स्थान। आप जहाँ पर बहुत समय से रह रहे हैं उसका स्थान लिख दीजिए। फिर उसके बाद में जिला लिख दीजिए, और उसके बाद में उसकी ज़िले की अनुमत जनसंख्या लिख दीजिए। और मेरे ज़िले की उन्नाव की जनसंख्या 1.78 लाख है, और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और फिर उसके बाद में अब वर्तमान आवास का स्थान पूछेंगे, तो आप जहाँ पर अब वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं वो आवास लिख दीजिए। फिर उसके बाद में स्थायी आवास पूछेंगे, तो स्थायी आवास अपना लिख दीजिए कि आप जहाँ पर वर्तमान में अब रह रहे हैं आजकल। और पूछेंगे कि आपके ज़िले का हेडक्वार्टर है या नहीं, तो आप ये गूगल से पता कर लीजिए आपके ज़िले का हेडक्वार्टर है या नहीं। मेरे उन्नाव ज़िले का तो हेडक्वार्टर है, इसलिए मैंने हेडक्वार्टर मेंशन किया हुआ है यस में। और फिर इसके बाद में 5th नंबर पे बोल रहा है कि अपना राज्य और डिस्ट्रिक्ट लिखिए। तो आप स्टेट लिखेंगे, पहले स्टेट लिखेंगे, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि पहले राज्य लिखो, तो पहले आप स्टेट लिखेंगे। फिर उसके बाद में एंड लगा करके आप उन्नाव मतलब अपने ज़िले का नाम लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा, मतलब इधर ही लिखा हुआ है रिलीजन, तो आप हिंदू जो भी आपका रिलीजन हो आप वहाँ यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जाति पूछेगा, यदि आप SC ST या OBC हैं तो ही यहाँ मेंशन करिएगा, अन्यथा आप डैश लगा करके छोड़ दीजिएगा। और मैं तो OBC हूँ तो इसलिए मैंने OBC मेंशन किया हुआ है। आपकी मातृभाषा पूछेगा, तो मातृभाषा तो अपनी हिंदी ही है। और आपकी जन्मतिथि पूछेगा, तो आप अपनी जन्मतिथि यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और विवाहित अविवाहित या आप मतलब विदुर हो चुके हैं तो ऐसा पूछेगा, तो आप जो भी हैं वैसा आप मेंशन कर सकते हैं। अपन तो सिंगल है तो अपन ने सिंगल ही मेंशन किया हुआ है। और इसमें पूछेगा कि आपके माता पिता जीवित हैं, तो हैं तो आप यस टिक कीजिए, और नहीं है तो फिर आप नो टिक कीजिए। और मेरे माता तो जीवित हैं लेकिन बट पिता नहीं जीवित हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे फादर डेड हो गए थे। और फिर इसके बाद में आपसे कुछ आगे के विवरण पूछेगा, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने पूछा कि फादर क्या करते हैं। तो जो भी करते हैं आप यहाँ पर उनकी मतलब पहले तो उनकी एजुकेशन लिखनी है, फिर उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, फिर उनकी मासिक इनकम लिखनी है। और मासिक इनकम के बाद फिर आपसे मदर के लिए पूछेगा, तो आपको एजुकेशन लिखनी है। अगर आपके माता पिता ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप प्राइमरी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी माता 5th क्लास तक पढ़ी हुई हैं तो मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिख दी है। और वो व्यवसाय क्या करती हैं, तो वो सिलाई करती हैं, तो इसलिए मैंने स्विंग लिख दिया। और इधर आप उनकी पर मंथ आय लिख दीजिएगा, जो कि मैंने ईयर में मेंशन की हुई, तो साइड में मैंने पर ईयर लिख दिया होगा। और संरक्षक के लिए, यदि आपके कोई संरक्षक हैं, आप अपने माता पिता के यहाँ नहीं रह रहे हैं, मामा के यहाँ रह रहे हैं या नानी के यहाँ रह रहे हैं, तो आप यहाँ पर मामा और उनका सब विवरण दे सकते हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और पर मंथ आय। और भाई, कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है जो आपसे बड़ी है और आपसे ज़्यादा पढ़ चुकी है, तो आप उसका वो भी मेंशन कर सकते हैं, और क्या करती हैं और क्या नहीं करते हैं, तो पर मंथ उनकी आय भी मेंशन करनी है। और ऐसे ही सब, छोटा भाई है छोटा बहन है तो वो क्या करता है आपको ये मतलब उसकी एजुकेशन भी, और वो क्या करता है
अगर नहीं करता है तो आप उसकी जगह डैश लगा करके छोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि इन्होंने 7 नंबर पे बोला है शैक्षिक रिकॉर्ड, यानी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा में आरंभ करके प्राप्त योग्यताएं, मतलब मैट्रिक्स या हाई स्कूल जो भी आपने जिस स्कूल से किया है उस संस्था का पूरा नाम लिखें, वो भी क्लियरली। जैसे कि श्री जगदम्बा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज के लिए आप आईसी का यूज़ कर सकते हैं। और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है तो वो आप बता सकते हैं। तो मैंने यूपी बोर्ड से किया हुआ है तो यूपी बोर्ड लिख दिया है। आपका जो भी बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी से आपने किया हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और किस वर्ष किया है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। और फिर इन्होंने बोला है श्रेणी व अंक प्रतिशत में, तो आपका टोटल परसेंटेज क्या है और फर्स्ट डिवीज़न है या आपका सेकेंड डिवीज़न है, उस हिसाब से यहाँ पर आप डिवीज़न मेंशन कीजिए, फिर इधर से परसेंटेज मेंशन कीजिए। शिक्षा का माध्यम आप हिंदी मीडियम पढ़ें या इंग्लिश मीडियम, तो आप जिस भी मीडियम में पढ़े हो यहाँ मेंशन करिए। हमने तो हिंदी मीडियम में पढ़ा था तो मैंने हिंदी मीडियम मेंशन किया हुआ है। और छात्रावासी दिन, छात्र, तो इसका मतलब ये है छात्रावासी जो मतलब हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए छात्रावासी दिन यानी बोर्डर होते हैं। और जो ऐसे स्कूल डे टू डे जाते हैं उनके लिए दिन छात्र होता है। तो मैं तो इसको हॉस्टल में रह के नहीं पढ़ा इसलिए मैंने डे स्कॉलर मेंशन किया हुआ है। कोई असाधारण उपलब्धि हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा मेरे पास तो नहीं है तो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। और जो भी आपने ट्वेल्थ कहाँ से किया है वो मेंशन कीजिए, और बोर्ड फिर, और पास होने का कौन सा साल था, डिवीज़न, और साथ में परसेंटेज। फिर वही बात है कि मीडियम भी मेंशन करना है और सब ऐसे मेंशन करना है। यदि आपके पास स्नातक की डिग्री है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए, और स्नातकोत्तर की है तो और अच्छी बात है, तो आप जितनी भी डिग्रियां हैं वो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपसे 8th नंबर पे आपसे कुछ आपकी आयु के पूछेगा, और वो बोलेगा कि आपको ईयर में लिखनी है और मंथ में लिखनी है। तो आप आपकी जो ईयर हो, मतलब जो भी ईयर चल रहा हो वो लिख दीजिए और मंथ लिख दीजिए। इसके लिए यदि आप इसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो एक नेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट पे एक साइट है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हाइट की बात करते हैं तो उन्होंने मीटर में बोला है, वैसे अधिकतर तो हमें सेंटीमीटर में पता थी, तो आप अगर सेंटीमीटर में आपको पता है तो आप सेंटीमीटर में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सेंटीमीटर ज़रूर लिखना आवश्यक है। और वज़न की बात है तो वज़न वेट उन्होंने किलोग्राम में बोला, तो किलोग्राम में तो नॉर्मली सबको पता होता है, तो आप कहीं पे जा कर के अपना वज़न करवा लीजिए और यहाँ पर लिख सकते हैं। और वर्तमान व्यवसाय और व्यक्तिगत मासिक आय यदि है आपकी, तो यदि है आपकी कोई आय या कुछ, तो आप यहाँ पर अपनी पोस्ट मेंशन करें। फिर उसके बाद में बगल में कंपनी का नेम या जहाँ पर भी आप करते हैं उस जगह का नाम, और आपकी पर मंथ सैलरी क्या है वो भी आप मेंशन करिए। और यदि आप राष्ट्रीय कैडेट कोर हैं यानी एनसीसी की ट्रेनिंग आपने की हुई है, तो यहाँ पर यस या नो में आप टिक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तो नहीं की है तो इसलिए नो टिक किया हुआ है। और फिर उसके बाद में यदि आपने की हुई है एनसीसी की ट्रेनिंग तो आपको यहाँ पर कुछ विवरण देने होंगे। इन्होंने बोला है आप नीचे विवरण दीजिए। तो आपने कितने साल की, मतलब टोटल कितनी ट्रेनिंग की है, और कितने विंग्स, किस तरह के विंग्स आपको प्राप्त हुए हैं, और कौन सा डिवीज़न मिला है, प्रमाण पत्र ABC A है, B है या C है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं जैसा कि आपकी उसमें हो। और फिर इसमें खेलों में भागीदारी की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यदि आपने कोई गेम खेला है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपने कोई गेम इंटरनेशनल लेवल या नेशनल या स्टेट लेवल पे नहीं खेला है तो उसके लिए कोई बात नहीं, तो आप कॉजुअल लेवल पे लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको नील लिखना होगा, आप कि मतलब आपको कोई निष्पत्ति प्राप्त नहीं है, पर खेलते हैं आप ऐसे नॉर्मली घर में मोहल्ले में खेलते हैं, तो वैसे आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने 2018 से भी क्रिकेट खेला ही नहीं है, तो मैंने वही मेंशन किया हुआ है। और स्कूल, तो मैंने स्कूल ही में खेला था, उसके बाद मैं अपने मोहल्ले में तो खेला थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं खेल सका। अभी तो लॉकडाउन हो गया था 2019 से, तो थोड़े से हालात ही बिगड़ गए हैं और मुझे कोई निष्पत्ति तो प्राप्त नहीं है, मतलब अचीवमेंट मैंने यहाँ पर डैश किया हुआ है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, अगर आपको प्राप्त हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। शौक या रुचियाँ, तो पहले मैं बता दूंगा आपको कि शौक और रुचियों में अंतर क्या होता है। मतलब हैबिट्स एंड इंटरेस्ट, हैबिट्स वो होती हैं जिन्हें आप डेली रूटीन लाइफ में अपनाते हैं, और इंटरेस्ट वो होते हैं जो आपको कभी टाइम मिला तो आप करते ज़रूर हैं। अगर टाइम मिला, फ्री टाइम हुआ, तो आप उसको करते ज़रूर हैं। जैसे कि पेपर कटिंग होता है, और कई तरीके की होते हैं इंटरेस्ट। और मेरा तो
शौक़ है मतलब कि म्यूज़िक सुनना, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है म्यूज़िक एंड शायरी, और मुझे शायरी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैं शायरी ज़रूर मेंशन करता हूँ, और म्यूज़िक थोड़ा सा कम, जब बल्कि शायरी ज़्यादा सुनता हूँ। और फिर इसके बाद में यदि आपने कभी किसी भी सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम में अपने पार्टिसिपेशन किया हुआ है, कहीं बाहर से मतलब स्कूल की तरफ से ना जा कर के कहीं ऐसे ही पार्टिसिपेशन किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस में पार्टिसिपेशन किया, वहाँ का नाम लिख दीजिए, और कब पार्टिसिपेशन किया, भाग लेने की अवधि वो भी लिख दीजिए, और कोई अगर आपको अचीवमेंट प्राप्त हो तो लिख दीजिए, नहीं तो आप डैश करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पर विदाउट डैश मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर विदाउट डैश छोड़ा तो थोड़ा सा सही नहीं है। नील लिखिए, नील लिख दीजिए, या तो आप डैश करके छोड़ सकते हैं। और फिर आगे बात कर लेते हैं कि आपने वो यदि एनसीसी की है और या कोई स्काउटिंग की है, स्पोर्ट्स टीम में और एक्स्ट्रा सर्कुलर ग्रुप में आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपने कोई ऐसा कोई उत्तरदायित्व तो निभाया है। तो मैंने तो नहीं निभाया, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप डैश करके छोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैंने तो नहीं किया, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपने अगर किया है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कमीशन का स्वरूप यानी नेचर ऑफ कमीशन, तो नेचर ऑफ कमीशन, नेचर दो तरीके का, मतलब कमीशन दो तरीके का होता है। एक परमानेंट कमीशन, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो परमानेंट कमीशन का मतलब होता है आप एकदम आर्मी के लिए मतलब उसमें ज्वाइन ही होने के लिए जा रहे हैं, और शॉर्ट कमीशन का आप कुछ टाइम बाद फिर उसको लीव कर देंगे। तो इसलिए वैसे तो मैं परमानेंट कमीशन ही चुनना चाहूँगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं। और फिर उसके बाद में सेवा का चयन, चॉइस ऑफ सर्विस, आपने जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई किया हो, मतलब आर्मी से आप गए हो तो आर्मी यहाँ पर मेंशन कीजिए, या नेवी से गए हों तो नेवी भी मेंशन कर दीजिए, मतलब भी नहीं, नेवी भी मेंशन करिए। और या एयरफोर्स के लिए गए हों तो आप एयरफोर्स मेंशन कर सकते हैं। और ये नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन 3 सर्विसेज, यदि आप इन तीनों सेवाओं में से कितने बार भाग ले चुके हैं, वो आपने जितने बार भी भाग लिया हो यहाँ पर आप मेंशन कर चुके हैं, मतलब कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और आपको टिक जरूर करना है कि आप अपने आर्मी में लिया, या नेवी में लिया, या एयरफोर्स में लिया। और फिर यहाँ पर अपना आप सीरियल वाइज अपने प्रवेश पत्र यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि आप एनडीए के थ्रू गए, या टीएस के थ्रू गए, या और भी टेक्निकल एंट्रीज़ हैं उनके थ्रू गए हैं, तो इधर आप मेंशन कर सकते हैं। और इधर उनकी एसएसबी नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, स्थान भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि 18th एसएसबी इलाहाबाद के लिए है, तो वैसे यहाँ पर 18th एसएसबी जैसे कि आपका हो, और डेट कब से कब हो, कि जैसे कि मेरा तो 15 से लेकर के 19 लगा हुआ था, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं 15 से 19 मई, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। और चेस्ट नंबर क्या है आपका, और जो भी बैच नंबर हो वो भी मेंशन कर सकते हैं। और फिर ये आपका PIQ फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपका साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट होता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और ये PIQ फॉर्म आप ज़रूर भर के जाइएगा। जब भी आप वहाँ पर जाएं तो आप ये PIQ फॉर्म अपने साथ लेकर के जाएं, वो भी एकदम पूरा घर से फिल फॉर्म करके, और इसमें कोई भी गड़बड़ी करने की या कोई भी एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे इसी क्वेश्चनियर फॉर्म से देखकर ही प्रश्न पूछते हैं, और ये उनके हाथ में रहेगा। जब आप उन एंट्री मारेंगे इंटरव्यू रूम में, तो वो ये फॉर्म लेकर ही बैठे रहते हैं, और वो आप और क्वेश्चन ही इसी से अधिकतर क्वेश्चन करते हैं। और इसमें आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भरने की कोशिश मत कीजिएगा। और इसका मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा PIQ फॉर्म का, जिसे आप प्रिंट करवा करके 2-3 बार भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक फॉर्म आप ज़रूर अपने साथ ले जाइएगा भर के, ताकि आप वहाँ पर जल्दी से देख के भर सकते हैं। क्योंकि यदि आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पर टाइम एकदम लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए आप पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो वो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। वैसे काफ़ी बेहतर होता है यदि पहले से प्रैक्टिस कर लो।